साथ में अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि चुनाव 5 साल में एक दिन होता है। अपने वोट की कीमत पहचानो। इसी 40, 50, 60 साल में एक मिडिल क्लास बना और 10 साल में जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, आपको सीधा और सीधा खेत में भेज के जब खेत जोतोगे, मजदूरी करोगे, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, बीपी शुगर नहीं रहेगा। उसकी तैयारी हो रही। तो अपने राजनीतिक शत्रुओं को पहचानो। राजनीति में, समाज में समझौते करने पड़ते हैं। लखनऊ में ही 25 अप्रैल 1948 को बाबा साहब ने कहा था, पिछड़े वर्ग के एक सवाल कि मैं ये नहीं कहता कि आप शादी ब्याह करो ना करो, खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन कम से कम आपकी इतनी संख्या है, अलायंस करके आप कम से कम सरकार को बना सकते हो। लेकिन रूलिंग क्लास कितना चतुर है, हर जात का पार्टी खड़ा कर दे रहा है, हर जात का। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, अपने वोट की कीमत बढ़ाइए, और जो सरकार आपकी हमारी कर रहा है, ये नोट कीजिए कि उसको जो हरा सकता है उसी के साथ खड़े हुई, अदरवाइज अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद सर। सैकड़ों सालों से हमें पढ़ने लिखने से रोका गया था। नारी, शूद्र और मध्यतम इस देश की स्त्रियों को, इस देश के शुद्ध समाज को, जिसे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, इसको तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। ये हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने, ज्योतिबा फुले ने, छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, नारायण संत गाड़गे, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मानवर कांशीराम जी, और उत्तर भारत में महामना रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, महाराज सिंह भारती जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद जगदेव कुशवाहा जी ने एक लंबा संघर्ष करके हमें इन अधिकारों को दिलाया। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, तो इन सारे अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में तब्दील करते हुए हमें परमानेंट हमारे सम्मान स्वाभिमान का न केवल परचम लगाना, बल्कि अधिकार दे करके हमें धन, भक्ति, शिक्षा, सम्मान से जोड़ने का भी काम किया, और जिसका नतीजा है आज बहुजन समाज। प्रसाद मौर्य जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दें। हमारे बीच मौजूद हैं मंच पर। मेरा निवेदन है कि हमारे बीच जज साहब आदरणीय मनोज जी बिजनौर से आए हुए हैं, और जिन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट जज होते हुए भी अपने पद को त्याग कर और समाज की सेवा के लिए जो कूद पड़े, जैसे क्रांतिकारी जज साहब आपके बीच। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल जी से कि वो अपना वक्तव्य जारी रखें। चलिए शुरू करता हूँ। तो जो प्रस्ताव पारित हुए थे उसमें भी बात करनी थी। मनुस्मृति का चलना एक प्रतीक था, और लेकिन वो संस्कारों में, किताबों में, स्मृतियों में जिंदा रहा। 1925 में आरएसएस बनी और 2025 होने वाला, 100 साल पूरे होने वाले। इससे ज्यादा मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है कि क्या होने वाला है, आप समझदार लोग बैठे। बहरहाल, जिस समय हमारे लोग आजकल मेरे से कुछ नाराज हैं कि जिस समय इमोशनल भाषण का दौर, गुदगुदी वाला भाषण लोग सुनने में मजा आता है, खूब तारीफ पड़ती है, पूरे देश पे हुक्मरान बनना है, इसके नारे लग रहे हैं, पार्क और मूर्तियों पे पूरी राजनीति हो रही है। उस समय अधिकार की बात करना, इसके लिए मैं आपको पूरी टीम को बधाई देता हूं। बहुजन अधिकार सम्मेलन है, इसमें नरेंद्र पाल जी नहीं बोले कि हुक्मरान बन जाना है, देश में कब्जा कर लेना है, शासन पर अधिकार की बात। बाबा साहब को बार बार पढ़े जाने की जरूरत है, और मैं बहुजन से हटा के मैं दलित अधिकार में बात करता हूँ, क्योंकि ओबीसी समाज को तो 90 में या 2006-7 में रिजर्वेशन मिला। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को संविधान लागू होते और उसके पहले पुनापेट के हिसाब से रिजर्वेशन मिला। बाबा साहब जब गए थे 1945 में मद्रास,
तो उन्होंने एक भाषण दिया था वहां पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को। कहा था कि 20 से 37 तक जस्टिस पार्टी शासन में रही और 37 में हार गई। तो हारने के कई कारणों में एक कारण उन्होंने ये बताया, ये एक महत्वपूर्ण कारण था कि ये समाज अपनी ऊर्जा सिर्फ ब्राह्मणों को गाली देने में बर्बाद कर, सिर्फ गाली देने। इसलिए समीक्षा होनी चाहिए अपने आप की भी, अपने उंगली उठाने की। बाबा साहब, मैं तो ये समझता हूं, मेरा व्यक्तिगत राय है, जब संविधान लागू होने के बाद राजनीतिक दल जो है भंग कर देते और कहते कि दलित की अपनी राजनीतिक दल नहीं होगा और दलित समाज राजनीति करे, दलित समाज एजेंडा लागू करे तो ज्यादा बेहतर होता। आज जो हाल है, जो नारे लग रहे हैं, सिर्फ इमोशनल बात हो रही है, वो नहीं होती। आपके रोजगार और शिक्षा सब बचते, न लक्ष्मण बाहर निकलता न रितु सिंह धरने को बनता। टू मच पॉलिटिक्स। जात जात की पार्टी बना लिए हो, 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बनाते हो, एक अकेले और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो देश हक की बात ही नहीं हो रही, अधिकार कहीं स्कॉलरशिप, नौकरी, स्वास्थ्य, कोई बात हो रही। खाली चुनाव के दिन हम लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं एकदम रात में सपने दिखाते हैं कि हमारी सरकार बन गई और हम पूरे एक ही दिन में सब बदल देंगे। इस चक्कर में मैं बाबा साहब के भाषण के कुछ अंश आपको सुनाना चाहता हूँ। 1949 में वो मनमाड़ में एक प्रोग्राम में थे, 16 जनवरी को। अंतिम पैराग्राफ पहले मैं बताता हूं क्या कह रहे थे। कह रहे थे कि 3 तरह के राजनीतिक हम मांगते रहे। पहला, हमारे प्रतिनिधियों को विधिमंडल में शामिल किया जाए। दूसरा, जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले। और तीसरा, अलग चुनाव क्षेत्र मिले। इसमें से तीसरा नहीं मांग मिला, लेकिन 2 मांग हमने मनवा ली। और तीसरा नहीं मांगने से, नहीं मिलने से ऐसा नहीं है कि हमारा भाग्य डूब जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार अब बरकरार रखिए और अधिक अधिकार की मांग कीजिए। और एक कहावत वो कहते हैं, पहनूंगी तो जड़ी वाली साड़ी ही पहनूंगी और नहीं तो नंगे बदन रहूंगी। ये कहावत, ये ठीक नहीं है मानसिकता, ये ठीक नहीं है मानसिकता। समाज कितना ज्यादा कि हम जब राजा बन जाएंगे, देश में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तभी हम पूरे अधिकार को सुरक्षित करेंगे। तब तक जो मिला था वो भी आप दबा बैठे हैं। आ रहा है 25, कैशलेस होने जा रहा है दलित समाज, क्योंकि सरकारी नौकरियों में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण खत्म होगा धीरे धीरे। और पूरा मिडिल क्लास तो नौकरियों से ही बना था। राजनीति से कितने लोग बने होंगे? लिमिटेड है एमएलए। नौकरी से एक बड़ा मिडिल क्लास बना था। अगर नौकरी में आरक्षण नहीं है, निजीकरण हो गया, तो समझिए आपकी हालत क्या होने वाली है। मैं कोई आपको सिर्फ चिता रहा हूं। 1-2 पॉइंट और कहता हूं, उसके बाद मैं खत्म करता हूं। इसी भाषण में कह रहे हैं, आरक्षित जगह हमें नहीं मिली है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। हमारी जनसंख्या 7 करोड़ है, हम संगठित रहेंगे तभी अपना दल मजबूत होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक राजनीतिक संघ है, उसी के साथ जुड़े रहना चाहिए। लेकिन यह भी बता दूं कि बाबा साहब के जीवन काल में ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में गुटबाजी, भ्रष्टाचार सब कुछ शुरू हो चुका था। इसलिए मैंने पहले कहा कि भंग कर देते और कहते कि समाज राजनीति करेगा, समाज एजेंडा तय करेगा, तो आपके वोट की कीमत होती। आपके पास लोग आते, कहते कि हमारा एजेंडा ये लागू करो, तब वोट देंगे, तो आपके अधिकार सुरक्षित रहे। सब जहां तक वो राजनीतिक पार्टी, आपकी वोट की कोई कीमत ही नहीं, कोई कीमत नहीं। सिर्फ ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं। आगे वो कह रहे हैं, अलायंस के ऊपर कह रहे हैं। अभी सब पार्टी कह रहा है अकेले हम सरकार बनाएंगे, वही बाबा साहब को रिपोर्ट कर। दूसरी बात यह है कि हमें कभी दूसरे दलों के साथ गठजोड़ करना होगा। जो पार्टी हमारा कल्याण करेगी वही हमारी करीबी होगी। हमारे कार्यक्रमों में जिस पार्टी के कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, उस पार्टी से गठजोड़ करने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। देख लीजिए, हम नहीं कहते। और आज दलित लोग जो है ना, राजनीति का अफीम चाटे कह रहा हम अकेले सरकार बना लेंगे। सुधर जाइए, नहीं तो बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही है, आपके वोट की कोई कीमत नहीं है, कोई वोट मांगने भी नहीं आता है। अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे?
अधिकार मांगा। मैं जो बात कह रहा हूँ राजनीतिक बात है। राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है। राजनीति का मतलब होता है नए सवाल पैदा करना, नया विमर्श पैदा करना। एक लाइन और सुना के मैं छोड़ता हूं, बहुत सारे वक्ता हैं और बहुत सारी बातें हैं। शिक्षा के बारे में इसी भाषण में कह रहे हैं कि राजनीति की तरह शिक्षण संस्थान का भी महत्व होता है। किसी समाज की उन्नति उस समाज के बुद्धिमान, कुछ कर गुजरने का माता रखने वाले और उत्साही युवकों के हाथ होती है। इसी दिशा में सोचते हुए पिछले कुछ वर्षों से मैं राजनीति की तरफ थोड़ा कम ध्यान देकर शैक्षणिक संस्थाओं की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। सिद्धार्थ कॉलेज खोला, मिलिंद कॉलेज खोला, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया। हमारे नेता तो जब तक कमर में पांव नहीं लटकता है कहते हम ही राजनीति करेंगे। अब तो उत्तराधिकार भी घोषणा हो रही है। उत्तराधिकार का मतलब सब पार्टी में, मैं किसी एक पार्टी में नहीं गया। तो दलित लोग उत्तराधिकार घोषणा कर ले तो कहीं तो रहेगा, तो राजा हो गया उत्तराधिकारी हो रहा, उत्तराधिकार की क्या जरूरत। हमारा काम आपको डिटॉक्स करना है। इतना ज्यादा माथा पे चढ़ गया है राजनीति से एमएलए एमपी बनने का नशा। यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर निकाले जा रहे हैं, खिलाड़ी निकाले जा रहे हैं मैदान से, सारी हकमारी हो रही है, उसमें कोई आंदोलन नहीं है। क्या करें, बहादुर लोग जिसमें हिम्मत हो लड़ने का, उनके हाथ में समाज की समान होगी। सही तो है यार, का तालमेल करने वालों से कुछ नहीं होने करना है, क्योंकि वो तो सिर्फ मंत्री बना है। 2,500 हमारे लिए ये समाज 2,500 का फर्क नहीं है। समाज मैं कुछ विद्यालय में पढ़ाता हूँ और समाज को इतना राजनीति मूर्ति और पार्क में जाके ले गया है कि सब इसी में खुश है। रूलिंग क्लास समझ चुका है, इसको खाली मूर्ति बनवाओ तो बोलेगा वहां 200 का बनाओ, वहां 500 नहीं, वो लाइट दिख रहा था और नीचे से आपके कपड़े उतार दे रहे हैं। सारी हकमारी हो रही। बाबा साहब मेमोरेंडम देते थे, कम्युनिकेट करके डेलीगेशन ले जाके रूलिंग क्लास से मिलते। ये सब काम बंद है अभी ऐसा। और ऐसा अब कह रहे हैं कि सरकार बन जाएगी तब हम कर लेंगे, तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार सिस्टम वो संस्थाओं के माध्यम से चलता है, वो प्रोफेशनल्स लोग चलाते हैं। हमारा समाज मतलब दलित समाज से ही कह रहा है, न आपका सीए है, न प्रोफेशनल है, न कोई पत्रकार बनवा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। खाली सबकी दिलचस्पी, चाहे ऑटो चलाने वाला भाई हो, चाहे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, सबको कहता है कि हमको विधानसभा में ही जाना है। किसी को 1000 करोड़ का बिजनेस नहीं खड़ा करना है, किसी को संसाधन में हकमारी हो रही है उसमें बात नहीं करनी है। तो साथियों, वैसी बात के साथ में अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि चुनाव 5 साल में एक दिन होता है। अपने वोट की कीमत पहचानो। इसी 40, 50, 60 साल में एक मिडिल क्लास बना और 10 साल में जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, आपको सीधा और सीधा खेत में भेज के जब खेत जोतोगे, मजदूरी करोगे, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, बीपी शुगर नहीं रहेगा, उसकी तैयारी हो रही। तो अपने राजनीतिक शत्रुओं को पहचानो। राजनीति में समाज में समझौते करने पड़ते हैं। लखनऊ में ही 25 अप्रैल 1948 को बाबा साहब ने कहा था पिछड़े वर्ग के एक सवाल कि मैं ये नहीं कहता कि आप शादी ब्याह करो ना करो, खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन कम से कम आपकी इतनी संख्या है, अलायंस करके आप कम से कम सरकार को बना सकते हो। लेकिन रूलिंग क्लास कितना चतुर है, हर जात का पार्टी खड़ा कर दे रहा है, हर जात का। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, अपने वोट की कीमत बढ़ाइए और जो सरकार आपकी हमारी कर रहा है, ये नोट कीजिए कि उसको जो हरा सकता है उसी के साथ खड़े हुई, अदरवाइज अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद सर। सैकड़ों सालों से हमें पढ़ने लिखने से रोका गया था। नारी शूद्र और मध्यतम इस देश की स्त्रियों को, इस देश के शुद्ध समाज को, जिसे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, इसको तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। ये हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने, ज्योतिबा फुले ने, छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, नारायण संत गाड़गे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मानवर कांशीराम जी और उत्तर भारत में महामना रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, महाराज सिंह भारती जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद जगदेव कुशवाहा जी ने एक लंबा संघर्ष करके हमें इन अधिकारों को दिलाया। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला तो इन सारे अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में तब्दील करते हुए हमें परमानेंट हमारे सम्मान स्वाभिमान का न केवल परचम लगाना बल्कि अधिकार दे करके
हमें धन भक्ति शिक्षा सम्मान से जोड़ने का भी काम किया और जिसका नतीजा है आज बहुजन समाज आज बड़े पैमाने पर अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए आगे बढ़ने में सक्षम हुआ है। और इसी बहुजन समाज में बड़े पैमाने पर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, जजेस आप तमाम बड़ी संख्या में पैदा हुए हैं। तो ये कमाल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान का है। इसलिए हम अपने महापुरुषों की विरासत को, महापुरुषों की स्थाति को, महापुरुषों के संघर्ष को, महापुरुषों के त्याग को हम कभी भी इस पर पानी नहीं फैलने देंगे। उनके सपनों के साथ जो भी कुठाराघात करेगा हम उसका डट करके मुकाबला हर मौके पर करने का काम करेंगे। हम ऐसे मौके पर धन्यवाद देना चाहते हैं भाई राजेंद्र पाल गौतम जी को, जिन्होंने मिशन जय भीम के माध्यम से लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आज ये समय की मांग है, आज ये समय की मांग है कि हम सब लोगों को अपने सम्मान, स्वाभिमान, हक, हकूक, अधिकार, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि साथियों, आज बड़े पैमाने पर लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश का भी 2022 का विधानसभा चुनाव देखा, जिसमें 403 विधानसभाओं में से बैलेट पेपर वोटिंग में 309 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी। मात्र 94 सीटों पर भाजपा नंबर 1 आई थी। लेकिन जब ईवीएम मशीन की गिनती हुई तो आंकड़ा बदल गया। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग की गिनती में 2/3 सीटों पर कांग्रेस नंबर 1 थी। लेकिन जब ईवीएम मशीन की गिनती की शुरुआत होती है तो ठीक आंकड़ा ठीक उल्टा हो गया। आखिर क्या कारण है? मतदाताओं का रुझान तो बैलेट पेपर वोटिंग से भी हो जाता है। बैलेट पेपर वोटिंग में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नंबर 1 तो ईवीएम मशीन में भाजपा नंबर 1 कैसे? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 403 में से 309 सीटों पर समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर वोटिंग में नंबर 1 तो ईवीएम की गिनती में भाजपा हारी कैसे हो जाती है? तो कहीं न कहीं दाल में काला है, कहीं न कहीं दाल में काला है। इसलिए पूरी दाल काली हो गई। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं कि आज ईवीएम लोकतंत्र के लिए अभिशाप बन गई। यह जीत जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुई है, ये मोदी जी की जीत नहीं है, ये भाजपा की जीत नहीं है, ये मोदी जी के कल्याणकारी योजना की जीत नहीं है। ये जीत ईवीएम के तिकड़म की है। और ये जीत ईवीएम के तिकड़म की है, और इसलिए तिकड़म खत्म हो तभी संभव है जब ईवीएम का इस्तेमाल खत्म हो। इसीलिए हमारे मंच से साथियों ने एक नारा लगवाया, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। 3 नारे लगना, हमारे साथ नारे लगाइए और हर नौजवान के मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। तो 3 नारा होगा, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अब एक नारा और लगेगा, बैलेट पेपर को ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई राजेंद्र पाल गौतम जी को बहुत शुभकामना, बधाई इसलिए देता हूँ कि अभियान आपका जो लगातार चल रहा है, आज नहीं तो कल इस आपके अभियान का करिश्मा जरूर देश को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।
अभी साथी है जो